नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के इतिहास विषय में 10वें नंबर का जो चैप्टर है मूल निवासियों का विस्थापन। तो पारंपरिक धारणाओं में हम ये जान रहे हैं कि यूरोप के लोग मूल निवासियों के बारे में क्या सोचते थे और मूल निवासी यूरोप के लोगों के बारे में क्या जानते थे, ये हम यहाँ सोच प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो यूरोप के लोग थे वो अपने आप को बहुत सभ्य समझते थे। क्यों? क्योंकि वो सभ्यता की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और उसके शहरीकरण के आधार पर करते थे। इसलिए उनकी नजर में जो मूल निवासी थे वो असभ्य और जंगली थे, क्योंकि ना तो ये मूल निवासी साक्षर थे, ना ये शहर के तौर तरीके जानते थे और ना ही इनका धर्म संगठित था। एक फ्रांसीसी दार्शनिक जिनका कि नाम आपने भी सुना होगा, जीन जक्वेस रूसो, वो इनकी बहुत तारीफ किया करते थे। क्यों? क्योंकि रूसो का यह मानना था कि हम प्रकृति के जितने संपर्क में रहेंगे हम उतने ही अच्छे रहेंगे, और जितना हम प्रकृति से दूर रहेंगे उतनी ही हम में विकृति आती जाएगी। तो वो ये मानते थे कि ये मूल निवासी हैं वो विकृतियों से रहित है। वहीं अंग्रेजी कविता के एक मशहूर कवि हुए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। उनके अनुसार ये जंगल में रहने वाले, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं इसलिए ना तो इनमें कल्पना शक्ति है, ना ये बहुत ज्यादा कल्पनाएं कर सकते हैं और ना ही बहुत अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। तो इनमें कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता का अभाव था, ऐसा वर्ड्सवर्थ मानते थे। हालांकि एक बात बहुत हास्यप्रद है कि ना तो रूसो ने ना विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन मूल निवासियों को देखा था, केवल सुनी सुनाई बात पर ये अपनी परिकल्पना करते थे। अब ये तो सोच हो गई यूरोपियों की मूल निवासियों के बारे में। मूल निवासी भी ये यूरोपियों के बारे में बात करते थे। उनकी लोक कथाओं में इनकी बातें की जाती थी तो उनका ये लोग मजाक उड़ाते थे और यूरोपियों का वर्णन वो लालची और धूर्त के रूप में किया करते थे, क्योंकि यूरोपी यहाँ आए ही लालच के तहत थे। तो इस तरह की इनकी धारणा थी। हालांकि मूल निवासी इनसे दोस्ताना व्यवहार करते थे, लेकिन जब इनका कपट, इनका लालच उनने देखा तो उनकी धारणाएं इनके प्रति बदल गई। अब बच्चों एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो हम मूल निवासियों की बात कर रहे हैं। मूल निवासी किसे कहते हैं? जो जिस स्थान पर पैदा हुआ हो या उसके पूर्वज भी उस स्थान पे रहे हो वो उसका मूल निवास होता है, वो वहाँ का मूल निवासी होता है। इसे नेटिव भी कहते हैं। दूसरी बात पर हम आए तो यूरोपीय साम्राज्यवाद। तो यूरोपियों ने पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अपने साम्राज्य के तहत इन्होंने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा स्थापित किया, वहां की राजनीतिक सत्ताओं को बेदखल किया। तो ये हो गया साम्राज्यवाद। एक शब्द और आप ध्यान रखें, सेटलर। सेटलर शब्द मतलब आबादकार। सेटलर उनके लिए प्रयुक्त होता है जो कहीं और से आकर यहाँ आकर बस गए हो, तो उनके लिए सेटलर। साथ में एक शब्द और है उपनिवेश, आपने पढ़ा होगा। तो उपनिवेश या कॉलोनी, जो इन लोगों ने जिन देशों में गए वहां पर अपने उपनिवेश स्थापित किए, अपनी कॉलोनी स्थापित की। तो अब हम एक नजर डालते हैं अभ्यास प्रश्न पर। इतने जितना पार्ट हमने पढ़ा है उसके प्रश्न भी देख लें महत्वपूर्ण। मूल निवासी किसे कहते हैं? तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं। एक है बैम्पुम बेल्ट क्या है, साथ में सेटलर शब्द का अर्थ बताइए। प्रेरी चारागाह कहाँ स्थित है
और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न आप देखें, आपने यदि ये ध्यान से सुना होगा टॉपिक तो पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। अब हम थोड़ा सा इसके ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने ये टॉपिक देखा था मूल निवासियों का विस्थापन, उसका आधा हिस्सा हमने वहां देखा था। अब मूल निवासियों के विस्थापन का अगला पार्ट हम यहाँ देखते हैं। तो इसको शुरू करने के पहले हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि मूल निवासी कौन थे। मूल निवासी जो जिस जगह पे पैदा हुए हों, जहाँ रह रहे हों। सेटलर मतलब आबादकार जो बाहर से आए हुए हों। बेपुम बेल्ट जो रंगीन सीपियों से जोड़कर बनाई जाती थी, जिसका कि आदान प्रदान में योगदान रहता था। फिर मूल निवासियों की विशेषताएं, ये नदी के किनारे छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, शिकार करते थे, जो मुख्यतः सब्जियां और मकई उगाते थे। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। हम जिस संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बात कर रहे हैं, ये दोनों राष्ट्र 18वीं सदी के अंत में अपने वजूद में आए। उस समय इनके पास बहुत छोटा सा ही हिस्सा था, अपने जो वर्तमान क्षेत्र का बहुत छोटा सा हिस्सा इनके कब्जे में था। और इस स्वरूप तक पहुंचने में इसको करीब करीब 100 वर्षों का समय लगा। मौजूदा स्वरूप तक पहुंचने में अमेरिका ने करीब 100 वर्षों का सफर तय किया। उसको करीब करीब 100 वर्षों का समय लगा। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीदी करी, और ये विशाल क्षेत्र उसने दक्षिण में फ्रांस से लुसियाना, रूस से अलास्का, साथ ही उसने बहुत सारी जमीन युद्ध में भी जीती। मतलब उसने जब अपना विस्तार करना शुरू किया तो उसने अपने आजू और बाजू अपने पड़ोसी देशों से युद्ध किया और बहुत सारी जमीन युद्ध में जीती। उसके दक्षिण क्षेत्र का अधिकांश भाग उसने मैक्सिको से युद्ध में जीता। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी पश्चिमी सरहद फ्रंटियर खिसकती रहती थी, और जैसे जैसे ये खिसकती थी इसकी मूल निवासी भी खिसकते रहते थे। फ्रंटियर पर बात करें तो फ्रंटियर मतलब होता है एक सरहद, लेकिन अमेरिका के लिए एक निश्चित जगह सरहद, अमेरिका के लिए फ्रंटियर के मायने अलग थे। इसकी जो पश्चिमी सरहद है उस पर ये जैसे जैसे कब्जा करते जाते थे तो उसके लिए उनको वहां के मूल निवासियों को वहां से बेदखल करना पड़ता था, और मूल निवासियों से उनकी जमीन छीन लेते थे और उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे। आप सामने जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण डेट दी गई हैं, तिथियां दी गई हैं कि कब क्या हुआ। तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो 1803 में उन्होंने फ्रांस से लुसियाना की खरीदी की। 1825 से 58 के बीच में मूल निवासियों को आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया। फिर 1832 में जस्टिस मार्शल ने मूल निवासियों के पक्ष में एक फैसला दिया। 1849 में अमेरिका में गोल्ड रश हुआ। फिर 61-65 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, और 65 से 90 के बीच में अमेरिकी इंडियन युद्ध हुआ। 1870 में महापारदीप रेलवे की स्थापना हुई। 1890 इसमें जंगली भैंसे का, जिसको कि हम बायसन के नाम से जानते हैं, इसका पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया। और 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत, मतलब जो फ्रंटियर लाइन पश्चिमी सरहद खिसकती रहती थी उसका
अंत हो गया। अमेरिका के भूदृश्य में बदलाव। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो यूरोपीय लोग आए थे वो मुनाफे के लिए आए थे, और जो मूल निवासी हैं वो प्रकृति का उपयोग सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे। तो ये इनके दृष्टिकोण का अंतर जमीन के प्रति भी था। जमीन के प्रति अमेरिकी यूरोपीय जो लोग हैं वो उनका दृष्टिकोण और मूल निवासियों के दृष्टिकोण बहुत अलग थे। जो फ्रांस और ब्रिटेन से आए हुए कुछ प्रवासी थे वो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति में अधिकारी नहीं बन सकते थे, इसी वजह वो अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। अब जो यूरोपीय अमेरिका में आ रहे थे उनके आने के कई कारण थे। कुछ तो व्यापार करने के लिए आए थे, और जैसा कि अभी मैंने बताया कि कुछ फ्रांस और ब्रिटेन में कुछ प्रथा थी कि सिर्फ बड़ा बेटा पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। तो जो छोटे बेटे होते थे वो भी चाहते थे कि उनके पास जमीन रहे, तो उनको एक अच्छा टारगेट दिख रहा था अमेरिका में कि जहां पर जमीनें बहुत हैं तो वो यहाँ आकर जमीनों के मालिक बनना चाहते थे। फिर स्वीडन, जर्मनी और इटली जैसे मुल्कों से भी ऐसे प्रवासी यहाँ आए जिनकी जमीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई। मतलब जो वहाँ छोटे छोटे किसान थे और किसी कारण बस बड़े किसानों ने इनकी जमीनें ले ली, तो इस कारण ये अमेरिका में आए। आपके सामने जो चित्र है ये चित्र वहाँ प्रेरी चारागाह का है, एक फार्म हाउस का है। इतने बड़े बड़े फार्म हाउस देखिए आप कि जहां पर इतने बड़े बड़े फार्म हाउस हुआ करते थे बाद में। और यूरोपीय लोगों का बहुत लालच था कि वो इन फार्म हाउस के मालिक बन जाएं, और इसलिए वो यहाँ पर आते रहे। आपके सामने एक और चित्र है। ये चित्र एक मूल निवासी के घर का है। इस घर को 1862 में पुरातत्वविदों ने पहाड़ों के बीच में, मतलब देखिए कितना सिंपल और कितना कठिन उनका जीवन रहता होगा, कितना सिंपल ये घर रह रहा है और इसमें वो कैसे रहते होंगे। तो ये घर अभी व्योमिंग के एक संग्रहालय में रखा गया है। इसको खोजा गया और उसको संग्रहालय में रखा गया। आगे हम बात करते हैं कि चूंकि अमेरिका में बहुत अप्रवासी आने लगे थे, कुछ तो यहाँ व्यापार करने के लिए आए, कुछ यहाँ जमीन के मालिक बनने के लिए आए, और ऐसे भी लोग आए जो किसी धार्मिक कारण से। उस समय यूरोप में ईसाई धर्म जोर पे था, लेकिन ईसाई धर्म की दो शाखाएं थी, एक था कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। जहाँ प्रोटेस्टेंट राजधर्म था वहाँ कैथोलिक लोगों पर अत्याचार होते थे, जहाँ कैथोलिक होते थे वहाँ पर प्रोटेस्टेंटों पर अत्याचार होते थे। तो ये लोग भी वहाँ के अत्याचारों से घबराकर अमेरिका में आकर बस गए, और यहाँ पर उन्होंने अपनी जमीनें ले ली और जमीनों के साथ यहाँ के मूल निवासियों को बेदखल कर खुद यहाँ के स्वामी बन गए। अब हम बात करते हैं गोल्ड रश और उद्योगों में वृद्धि। गोल्ड रश क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो गोल्ड रश मतलब सोना रस, सोने के लिए दौड़। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, अर्थात यहाँ सोना हो सकता है। तो इस बात ने पूरे यूरोप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पूरे यूरोप का ध्यान अमेरिका की ओर हो गया और इसी ने गोल्ड रश को जन्म दिया। इसके कारण हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचने लगे कि किसी तरह हमें सोना मिले और हम अमीर बन जाएं। और चूंकि इतना ज्यादा यहाँ पर रश होने लगा, इतने सारे लोग यहाँ पहुंचने लगे, तो इसके चलते यहाँ पर यातायात की सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। और चूंकि रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ तो रेलवे की जितनी साजो सामान है उनको बनाने के लिए यहाँ कारखाने लगाए गए। अब चूंकि कारखाने लगाए गए तो कारखानों का सामान यहाँ से वहाँ ढोने के लिए तीव्र परिवहन के सभी साधनों को आपस में जोड़ा गया और इससे वहाँ उद्योग धंधे लगने लगे। चूंकि यहाँ पर नए नए तरह के उद्योग हो गए, यहाँ बहुत विकास होने लगा, तो यहाँ पे कई औद्योगिक नगर भी बसने लगे। साथ में
यहाँ पर ऐसे यंत्रों का उत्पादन होने लगा कि जिनकी सहायता से बड़े बड़े खेत तैयार किए जा सके और बड़े पैमाने पर खेती की जा सके, क्योंकि मूल निवासी तो सिर्फ उतने हिस्से पर खेती किया करते थे जिससे कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, लेकिन जो यूरोपीय लोग थे ये चाहते थे कि ये जितने भी जंगल हैं इनको हम सबको हटाकर इनकी कटाई करके यहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउस और खेत बना लें। ये आपके सामने जो चित्र है ये गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया जब लोगों का रश लगा था, लोगों का तांता लगा था, एक भीड़ सी लगी थी, तो उस दौरान लोग यहाँ किस तरह जा रहे थे, ये चित्र उस घटना को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया जाते हुए लोग। अभी हमने गोल्ड रश पे बात की, अब हम बात कर रहे हैं संवैधानिक अधिकारों की। ये संवैधानिक अधिकार यूरोपियों के भी और मूल निवासियों के भी। जो सेटलर थे अर्थात जो आबादकार थे, जब वो यूरोप से अमेरिका में आए तो उन्होंने अपनी संघर्ष के लिए जिन संवैधानिक लोकतांत्रिक भावनाओं की बात की थी, उसी बात को उठाकर पुरानी दुनिया की राजशाही के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका ने राजशाही के खिलाफ और साथ में जितना भी वहां का राजतंत्र था, जितना अभिजात्य वर्ग था, उसके खिलाफ अमेरिका ने इस बात को अपनी पहचान बना लिया, जो बात आबादकारों ने 1770 के दशक में उठाई थी। हालांकि यूरोपियों ने अपने संवैधानिक अधिकारों की बात तो की, लेकिन मूल निवासियों को बहुत दिनों तक उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया। वहां संवैधानिक अधिकार के तहत संपत्ति को उनके मूल अधिकारों में शामिल किया गया, वोट देने के अधिकार दिए गए, लेकिन शुरू में ये अधिकार सिर्फ गोरों के पास थे, मतलब यूरोपियों के पास थे, मूल निवासियों को ये अधिकार नहीं दिए गए। आप प्रस्तुत चित्र में देख रहे हैं कि एक फार्म हाउस है जिसका कि कैमरा चित्र लिया गया है, एक छाया चित्र लिया गया है, और जो वो यूरोपीय आबादकार वहां आ रहे हैं तो उनका किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। दो चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक फार्म हाउस का चित्र है और जो कि पशु फार्म हाउस है, और हर अप्रवासी का ये सपना होता था कि उसके घर उसका भी एक ऐसा फार्म हाउस हो, तो इसके लिए वो अमेरिका की दौड़ लगाने लगे। अभी हमने जैसे बात करी कि संपत्ति का अधिकार और वोट देने का अधिकार सिर्फ गोरो लोगों के पास में था, लेकिन एक कनाडाई मूल के निवासी डेनियल पॉल ने इस ओर सबका ध्यान खींचा कि बाकी लोगों को भी उनको ये अधिकार मिलना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे उनको ये अधिकार दिया गया। उन्नीस 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम के निर्देशन में एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मूल निवासियों की परेशानियों को, कठिनाइयों को, उनकी असुविधाओं का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया। उसके बाद मूल निवासियों को उनके अधिकार दिए गए और एक 1934 में एक कानून बना, द इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीनें खरीदने और ऋण लेने का अधिकार दिया गया। अब हम बात कर रहे हैं यूरोपीय लोग जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियों का पहुंचना, उसके पहले हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में जो मानव का निवास है वो उसका इतिहास जो है अमेरिका की तरह ही बहुत
पुराना है। जो आदि मानव जिसे कि एबोरिजिनीज कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए गए। वो करीब करीब 40,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आना शुरू हुए थे। वे ऑस्ट्रेलिया की ओर एक भूमि सेतु के रास्ते न्यू गिनी आए। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, उनके करीब करीब 350 से 750 तक समुदाय थे और हर समुदाय की अपनी एक भाषा थी। कहते हैं उनमें से करीब 200 भाषाएं आज भी बोली जाती हैं। तो एक बात आप नोट करें, ऑस्ट्रेलिया के जो आदि मानव थे उनको एबोरिजिनीज कहा जाता है। इसके अलावा देसी लोगों का एक बहुत बड़ा समूह भी उत्तर में रहता था, जिसे बोलते हैं टॉरस स्ट्रेट टापुवासी। एबोरिजिनीज शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि ये माना जाता था कि ये कहीं और से यहाँ पर आए हैं, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है। तो एक बात आपके सामने और ला दूं कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतिहास में बहुत कम लिखा गया है। इतिहास बिल्कुल मौन रहा है। तो इसका कारण क्या रहा है? वो लोग ये मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज जब उनने की, यूरोपियों ने, तभी ऑस्ट्रेलिया का इतिहास जागा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया उसके बहुत पहले से था। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है वो बहुत बिखरी हुई थी, छितराई हुई थी। और आज भी ऑस्ट्रेलिया को हम देखें तो ये इसके बहुत सारे शहर समुद्र तट के साथ साथ बने हुए हैं, बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बीच का इलाका बिल्कुल शुष्क है, मरुभूमि है। इसके साथ साथ सर सर को बुला दे। सर ये क्या पता है? आप बात करें ऑस्ट्रेलिया का परिचय। तो सबसे पहले 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। साथ में 1642 में तस्मान इस टापू पर पहुंचा और उस टापू का नाम उसने रखा तस्मानिया। 1770 में जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी में पहुंचा, जिसका नाम बाद में न्यू साउथ वेल्स रखा गया। 1788 में ब्रिटेन के दंडितों या अपराधियों की एक बस्ती यहाँ बसाई गई और इस तरह सिडनी की स्थापना हुई। आप जो मैप देखेंगे तो मैप में आपको कनाडा, मैक्सिको, टेक्सास, ओयोबा और वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, ये सब दिख रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के लोगों के प्रति ब्रिटिश लोगों के जो व्यवहार थे उसको हम देखते हैं। तो ब्रिटिश लोगों के से ऑस्ट्रेलिया के संबंध कैसे थे? शुरू में तो ब्रिटिश लोग जो आए ऑस्ट्रेलिया, उनका व्यवहार मूल निवासियों के प्रति अच्छा था, दोस्ताना व्यवहार था, व्यवहार ठीक ठाक था और वे उनसे सामान्य संबंध रखा करते थे। लेकिन बाद में एक मूल निवासी ने कैप्टन कुक की हत्या कर दी। हालांकि यह हत्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुई थी, यह हत्या हवाई में हुई थी। लेकिन चूंकि यूरोपियों को एक मुद्दा मिल गया, तो इस मुद्दे को लेकर ब्रिटिश लोग और मूल निवासियों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया और जो यूरोपीय लोग इनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते थे, उनका रवैया पूरी तरह उलट गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जितने भी यूरोपीय आए थे वो यहाँ इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे। जितने भी आबादकार सेटलर यहाँ आए थे वो इंग्लैंड से। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया बहुत शुष्क और ड्राई और समुद्र के बीच में था, तो इंग्लैंड अपने अपराधियों को इन टापुओं पर छोड़ देता था, निर्वासित होकर उनको यहाँ पर छोड़ देता था और
उनकी सजा काटने को यहीं भेज देता था, लेकिन बाद में उसने इन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया इन अपराधियों पर कि तुम अपनी सजा काटने के बाद यहीं बस जाओ। तो वो ब्रिटेन नहीं लौटेंगे, इस शर्त के साथ उनको ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र रूप से जीने की इजाजत दे दी। मतलब ऑस्ट्रेलिया को अधिकांश अपराधियों ने, जिनको कि यहाँ निर्वासित कर दिया जाता था, उन्होंने बसाया। और भी देशों से यहाँ पर अपराधियों को निर्वासित कर दिया जाता था। इस बात का यहाँ के मूल निवासियों ने बहुत विरोध किया और मूल निवासियों और सेटलर्स के बीच में संघर्ष होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे। अब हम ऑस्ट्रेलिया के विकास पर बात करें तो यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास जो है अमेरिका से भिन्न था। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जब यूरोपीय पहुंचे तो उतने संसाधन नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों के विशाल फार्म, बड़ी बड़ी खदानें, उसके पश्चात मदिरा बनाने के लिए अंगूर के बाग, गेहूं की खेती, ये सब के लिए वहाँ बहुत अनुकूल जलवायु थी और अनुकूल वहाँ की मिट्टी थी, और इस बात ने ही ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद रखी। मतलब ऑस्ट्रेलिया इन सब कारणों से बहुत संपन्न हो गया। जब सभी राज्यों को, मैंने बताया पहले भी कि ऑस्ट्रेलिया छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, यहाँ छितरी हुई आबादी थी और समुद्र के किनारे इसके छोटे छोटे शहर थे। तो जब इन राज्यों को मिलाकर 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, तब इसके लिए ब्लू व्हीट गोल्ड का नाम, बुल व्हीट गोल्ड, इसका सुझाव दिया गया, इस नाम का सुझाव दिया गया, लेकिन बाद में इसका नाम कैनबरा रखा, जो कि कैनबरा से बना हुआ था, और कैनबरा शब्द का अर्थ होता है सभा स्थल।